नमस्कार दर्शकों, दत्तांश और कैपिटल टीवी के इस नए शो में आपका स्वागत है। आज हम लोग महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 पे चर्चा करेंगे और देखना है कि वहां पे सरकार बनने बिगड़ने की जो प्रक्रिया है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, उसमें कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन बाजी मारता है। आप सबको पता है कि 20 नवंबर को वहां पे चुनाव होंगे और 23 नवंबर को उस चुनाव का परिणाम आएगा। और महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं, काफ़ी बड़ा राज्य है और वहाँ मुख्य रूप से दो गठबंधन चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। एक है महायुति, जिसमें बीजेपी है, शिवसेना शिंदे गुट है और अजीत पवार की एनसीपी है। ये एक गठबंधन है। दूसरा जो गठबंधन है वो महाविकास आघाड़ी का है, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे का ग्रुप है, जिसमें एनसीपी शरद पवार गुट है और कांग्रेस है। तो ये दो गठबंधन महायुति और महाविकास आघाड़ी चुनाव मैदान में अपनी अपनी रणनीतियां लेके 288 विधानसभा सीटों के लिए उतर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अभी जो वर्तमान में सरकार जो चल रही है वो महायुति की है, जिसमें बीजेपी, जिसमें एकनाथ शिंदे का गुट और जिसमें अजीत पवार का गुट शामिल है। तो अनुज जी से समझते हैं कि अभी महाराष्ट्र में जो आंकड़ों के आधार पे, जो डेटा के आधार पे पिछले चुनाव हुए हैं, उनसे क्या माहौल समझ में आ रहा है। तो बताइए, अभी आज की तारीख में महाराष्ट्र में क्या स्थिति बन रही है। धीरे धीरे कैंडिडेट्स की लिस्ट आनी शुरू हो गई है, तो अभी क्या स्थिति है। थैंक यू डॉक्टर संजीव। और महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो बहुत काफ़ी पेचीदा है। इतनी पार्टियां हो गई हैं, ए पार्टी, बी पार्टी, मतलब विद इन एनसीपी देयर दो पार्टियां हो गई, शिवसेना दो हो गई, कांग्रेस और बीजेपी तो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टिंग थी। तो अगर महाराष्ट्र के चुनाव को आंकड़ों के सहारे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो 2014 का एक चुनाव था जिसमें कि सारी पार्टियां अलग अलग लड़ी थी। बिल्कुल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ी थी, शिवसेना अलग लड़ी थी, कांग्रेस अलग लड़ी थी और पवार साहब की पार्टी भी अलग अलग लड़ी थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी को 122 सीटें आई थी और उन्होंने शिवसेना के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे सरकार बनाई थी। उसके बाद जो है 2019 के चुनाव में ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ और गठबंधन के बाद जो है उनको करीब 154 सीटें, मतलब भारतीय जनता पार्टी को 105 आई और शिवसेना को 56 सीटें आई, तो 161 सीटें आई। तो इसमें जो एक ट्रेंड सा निकल के आ रहा, अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में 122, 2019 में 105 और अगर लोकसभा के चुनाव को हम देखा जाए तो उसमें भी जो है एक मेजर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है 2024 के लोकसभा में। तो एक थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड, और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति वो एक स्टेट नहीं है, वो 6 रीजन्स हैं और बीजेपी जो विदर्भ और मराठवाड़ा जो उसका कभी गढ़ हुआ करती थी, उनमें उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये जो है आंकड़ों के हिसाब से। तो अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, अगर उसको सीटों में ट्रांसलेट किया जाए तो महाविकास आघाड़ी की 154 सीटें हैं और इनकी करीब 136 के है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एज भारतीय जनता पार्टी महायुति को है। लेकिन जब से ये चुनाव शुरू हुआ है और जो हम लोग ये देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी अपनी सीटों का तालमेल नहीं बैठा पा रही है, इसकी वजह से ज़रा सा थोड़ा सा एक निगेटिव सेंटिमेंट एक बनना शुरू हुआ है, जिसको भारतीय जनता पार्टी लीवरेज कर रही है। और अगर आप देखेंगे जो एक टीवी में भी और सब जगह पे डिबेट ऐसे चल रहा है कि महाविकास आघाड़ी अपने सीटों का तालमेल नहीं बैठा पा रही है, महायुति ने बहुत कुछ सुलझा लिया है। तो जैसे कि सीट आपको मैं बताऊं, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि एनसीपी के जो 2 भाग हुए तो उसमें कुछ कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कंटेस्ट हो रहे हैं। कहीं पे फादर डॉटर का हो रहा है, कहीं चाचा भतीजा का हो रहा है। जैसे बारामती में जो है अजीत पवार जी खड़े हैं और उनके खिलाफ जो उनका भतीजा खड़ा हुआ है। तो इस तरीके के भी कंटेस्ट हमको देखने के लिए मिलेंगे और आज की स्थिति में ये इतने समय है
देखिए, एक ये भी है कि ये डेमोक्रेसी को लेके, लोकतंत्र को लेके जैसे जैसे जनमानस में और ज़्यादा जनचेतना आ रही है, उसका रिफ्लेक्शन भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी ग्रुप, सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का दावा करती है, और इसी हिसाब से जो सोशल ग्रुप्स हैं दे ऑल्सो फील एफिलिएटेड टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र से में अंबेडकर साहब ने शुरू किया था, है ना, तो रिपब्लिकन पार्टी बनी थी, हालांकि बाद में उसका काफ़ी कोई विस्तार नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में भी शुरू में 2 विधायक बने थे बहुत पहले, बाद में वो पूरी पार्टी ही कांग्रेस में मर्ज कर गई। अभी भी बहुजन अघाड़ी जैसे समूह वहाँ पे हैं। तो दलित और मराठा ये 2 महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी वोकल ग्रुप रहे हैं, लेकिन जैसा कि बीजेपी ने कई राज्यों में जो प्रयोग किया कि डोमिनेंट जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उसकी बजाय जो अपने को पॉलिटिकली मार्जिनलाइज फील करते हैं ग्रुप्स, उनको मोबिलाइज करने का काम महाराष्ट्र में भी ओबीसी कैटेगरी जिनको बोलते हैं, और मराठा नहीं, केवल ओबीसी नहीं है। देखिए, अब देवेंद्र फडणवीस जो हैं, वो देवेंद्र फडणवीस तो कहा जाए तो ब्राह्मण नॉर्म के अगेंस्ट में है वो। लेकिन बीजेपी का जो मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग डोमिनेंट पॉलिटिकल क्लास रहा है, हाँ, वो जैसे आपने बोला कि उसका एक सोशल कॉम्पोजिशन भी होता है, बिल्कुल, उसके खिलाफ जो है अदर जो जातियां हैं उनको मोबिलाइज करने का काम बीजेपी ने किया और उसको सफलतापूर्वक किया। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव को समझने के लिए हमको महाराष्ट्र के डिफरेंसेस को भी समझना पड़ेगा। एक तरफ मुंबई है, महानगरी है, जहाँ पे मकान भी 100-100 करोड़ के, 150-150 करोड़ के हैं। दूसरी तरफ विदर्भा और आपके इस तरह के रीजन है जहाँ पे अमरावती मेलघाट जहाँ पे आपको लोगों को पानी लेने के लिए 2-2 किलोमीटर जाना पड़ता है, एक्सट्रीम ड्राउट है। आपको मालूम होगा कि फार्मर सुसाइड सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हो रहा है। कॉटन फार्मर्स की वहाँ पे फ्लाइट है, अनियन फार्मर्स का क्या, आपने कई बार ये विजुअल्स हमको देखने के लिए मिलते हैं कि प्याज जो है उन्होंने लिया और सड़क पे बिखेर दिया। तो महाराष्ट्र में कॉन्ट्रडिक्शंस भी बहुत है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेलघाट जो अमरावती का इलाका है वो गुजरात से सटा हुआ है, और वहाँ पे बिकॉज ऑफ द नर्मदा सरोवर डैम वाटर टेबल राइज कर रहा है, तो बहुत से गांव सबमर्ज्ड हैं। और अगर मुंबई चरम सीमा है डेवलपमेंट की, तो नंदुरबार अगर आप चले जाइए तो आपको बहुत से सबसे ज़्यादा पिछड़े इलाके भी मिल जाएंगे। तो इसलिए महाराष्ट्र का चुनाव समझने के लिए हमको महाराष्ट्र के रीजन्स में घुसना होगा, और महाराष्ट्र बेसिकली 6 रीजन्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तरफ वेस्टर्न महाराष्ट्र है, विदर्भा है, मराठवाड़ा है, थाने कोंकण रीजन है, और मुंबई है, और नॉर्थ महाराष्ट्र है। इसमें अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में 2024 के चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ सीटों के मामले में, और शिवसेना को भी नुकसान हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है बीजेपी को वो मराठवाड़ा और विदर्भा में हो रहा है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, देखिए, बड़ी बीजेपी ने जैसे ही 2024 के चुनाव के रिजल्ट्स आए उन्होंने उनको एनालाइज किया क्या कारण है। तो कुछ कारण जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो ये है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में, विदर्भा में उन्होंने क्या किया, किसानों को आपने देखा होगा जो अभी उनकी बिजली का वो माफ़ कर दिया, लोन का सिस्टम दिया, प्राइसेस देने लगे अनियन फार्मर्स को एड्रेस करने के लिए। तो बीजेपी ने बहुत हद तक कोशिश की कि उसको एड्रेस किया जाए। उस इलाके में आपको याद होगा किसानों के संगठन काफ़ी एक्टिव रहते थे, हितकारी संगठन भी था, काफ़ी एक्टिव था किसी जमाने में, और विदर्भ को अलग राज्य बनाने का आंदोलन भी पहले ये एक काफी तेजी से चला है। और जैसे मराठा रिजर्वेशन है वो भी भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एरिया है कि उसको कैसे रिस्पॉन्ड करे उस डिमांड को। तो अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने करीब 44 लाख फार्मर्स के बिजली के बिल वेव ऑफ किए गए। उसके अलावा फिर 5,000 रुपये पर हेक्टेयर टू सोयाबीन एंड कॉटन फार्मर्स को दिया जा रहा है। बहुत से ऐसी नई नई चीज़ें जो पिछले चुनाव में 2024 के चुनाव में प्याज जो है वहाँ से बहुत एक्सपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट होने की वजह से वहाँ पे कुछ ऐसा पॉलिसी चेंजेस आए कि वो अनियन जो थे वो कॉस्टली हो गए मार्केट में, जिसकी वजह से डिमांड उनकी घट गई। तो
तो इसको भी एड्रेस किया है, बीजेपी ने कोशिश की है कि उसको करा जाए। तो एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको ये जानना चाहता हूँ कि प्रमुख मुद्दे क्या हैं चुनाव में। क्या चुनाव पार्टी के आधार पर लड़ा जा रहा है? क्या चुनाव कैंडिडेट दे आर द डोमिनेंट फैक्टर्स, वही सबसे मजबूत कारक हैं कि उन्हीं को देख के जनता तय करेगी कि इनको देना है कि उनको देना है? या कुछ मुद्दे हैं जो स्वास्थ्य से, शिक्षा से, रोजगार से, खेती बाड़ी से संबंधित हैं? कौन से मुद्दे हैं जो अक्रॉस द स्टेट ये देखिए, ये तीनों चीज एक तरीके से कहा जाए कि इनका इंटरप्ले होता है हमारे इलेक्शंस में। अदरवाइज जहाँ पे डोमिनेंट पार्टीज है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, वहाँ पे भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतते हैं। तो कैंडिडेट तो इम्पोर्टेंट हो ही गया, किस जाति का है वो दूसरा एक लेयर ऑफ इम्पोर्टेंस हो गई। अगर उसी आपने देखा होगा कि साहब यहाँ तो बहुत इस जाति के लोग रहते हैं तो उसका ही कैंडिडेट बढ़ेगा। जैसे हम लोग ने बात किया डोमिनेंट कास्ट के अगेंस्ट में बीजेपी ने मोबिलाइजेशन किया। तो मुद्दों के हिसाब से देखा जाए तो फार्मर्स का इशू है, जो मैंने आपको बताया, प्याज और ये सारी चीज़ों का ड्राउट से रिलेटेड है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मुंबई में काफ़ी इफेक्टिव रहा, वो रहा दी ऑपोजिशन वाज एबल, वो रेस करने में सफल रहा कि मुंबई की सारी इंडस्ट्रीज जो है वो शिफ्ट की जा रही है गुजरात में। गुजरात में आपको जैसे मालूम है कि उन्होंने फाइनेंशियल हब एक बनाया हुआ है, एक अभी बना है वहाँ पे। तो बहुत से बैंक्स और बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर्स मुंबई से शिफ्ट होके वहाँ पे जा रहे हैं, प्लस सब इंडस्ट्रीज, ये एलिगेशन ऐसा लगा। तो उसके रिस्पॉन्स में अभी जस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलके शिंदे गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी कॉन्क्लेव की कि मुंबई, महाराष्ट्र को $1 बिलियन इकोनॉमी टाइप से बनाने के लिए उन्होंने एक पार्टनरशिप भी की है। मुंबई में मतलब डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि पूरे देश से लोग वहाँ जाते हैं आपको, और काफ़ी बसाहट जो है वो बहुत घनी है। इसलिए 90 के दशक में भी वहाँ से तबेलों को बाहर किया गया था। जो भैंसों के तबेले थे जो दूध सप्लाई का काम करते थे, उनको मुख्य मुंबई से बाहर किया गया था। तो ये अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन प्लानिंग के भी चैलेंजेस हैं कि डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो हाई राइज बिल्डिंग्स भी बनना शुरू हुआ। पहले चाल होती थी मुंबई में, अब हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं। बीजेपी जो है, पहले आपको याद होगा मुंबई जो है मिलों की नगरी थी। कपड़ा मिल थे, ये सारी चीज़ें। और जॉर्ज साहब, आपको अगर याद हो, हम लोग तो उस समय बहुत छोटे छोटे थे, पर 1978 बहुत बड़ी स्ट्राइक भी की थी उन्होंने। हाँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। मुंबई, महाराष्ट्र उनसे अब थोड़ा सा आगे निकल चुका है। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स इन द इंडिया, इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस है। लेकिन 2000 अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट कार्ड आया है, उसमें मुंबई की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे नीचे जा रही है। अच्छा, हाँ, दूसरे स्टेट्स आगे बढ़ रहे हैं। तो बीजेपी ने क्या किया, अभी जैसे आपको याद होगा, मराठी लैंग्वेज को स्टेटस दिया उन्होंने, एक स्पेशल स्टेटस दे दिया है, क्लासिकल स्टेटस टू मराठी लैंग्वेज। दूसरा जो है, उन्होंने एक बहुत बड़ा जो किया है वो किया कि माझी लड़की बहनी योजना, हाँ, ये महिलाओं को 1500 रुपए दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसको तो लड़की बहन, लाडली बहन। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि बीजेपी डेटा जब हम एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाओं का वोट जो है वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा पड़ता है। नहीं, मैं इसमें एक रिलेशनशिप भी मैं देख रहा हूँ कि जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, उसके पहले लाडली लक्ष्मी योजना छोटे बच्चों के लिए आई थी। अभी झारखंड में जो मैया योजना और डोडो दीदी भी काफ़ी चर्चा में था। अभी यहाँ पे बहना योजना महाराष्ट्र में भी चल रही है। तो क्या ये इंटेंशनल है कि इस तरह की योजनाओं से महिलाओं का वोट मिलता है, या ये मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने काफ़ी हद तक सर्विस डिलीवरी को स्ट्रीमलाइन किया। जैसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र शुरू हुआ, नंबर 1। दूसरा, ये जो 5 किलो राशन वाली जो स्थिति है, गैस के कनेक्शंस की उन्होंने किया। तो कहीं ना शौचालय की बात उन्होंने काफ़ी किया। तो कहीं ना कहीं पे विमेन वोटर्स को उन्होंने अपील किया। और विमेन वोटर्स एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी हमको पहली बार, अदरवाइज अगर आप 2014 से डेटा को एनालाइज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि देर इज एक थोड़ा सा महिलाओं का बीजेपी को ज़्यादा वोट मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ वहाँ पे वो डिसाइसिव फैक्टर हो गया। और
शिवराज सिंह की या बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी उनके लिए, जो कि एक हारा हुआ चुनाव लग रहा था, वो टर्न हो गया एक पॉजिटिव चुनाव। क्योंकि उसका एक कारण था, जब मैंने डेटा एनालाइज किया तो 60 से 70 सीटें ऐसी थी जहां महिलाओं का वोट प्रतिशत करीब 80% था। मतलब महिलाएं जो है आपका इतनी एक संख्या में वोट कर रही हैं। और अगर आप महाराष्ट्र की आप देखेंगे स्थिति, तो यहाँ पे महिलाओं और पुरुष के वोट परसेंटेज में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। लेकिन 2.5 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपये दिया जा रहा है, और एडवांस में भी किस्त दे दी गई। दिवाली बोनस भी टाइप से जो है शिंदे सरकार ने दिया, उनको एक्स्ट्रा एडवांस में पैसा चला गया और पैसा जा रहा है। और देखना होगा कि जो रीजनल इश्यूज़ है, जैसे मराठा रिजर्वेशन का इशू है वर्सेस महिला, ये जो लाडली बहना योजना जो उन्होंने लेके आया, इसका ऑनियन प्राइसेस वर्सेस दिस, बेसिकली क्या नैरेटिव्स का कंटेस्ट है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी निकल के आ रहा है कि पहले महिलाओं का पॉलिटिकल वॉइस वोटिंग के संदर्भ में ज़्यादा सुनाई नहीं देता था, लेकिन हाल के वर्षों में ये हुआ है कि अब परिवार में, जैसे पहले परिवार एक ही पार्टी को वोट देता था कि भाई पुरुषों ने तय कर लिया, तो वहाँ महिलाएं भी वोट दे देती थी। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब हर एक व्यक्ति, देखिए, इस बात का अपने मताधिकार का प्रयोग अपने हिसाब से कर रहा है। इस बात का हम इससे समझ सकते हैं कि 2.5 करोड़ महिलाओं को 3 महीने में चिन्हित करना, उनको रजिस्टर करना और उनको डिलीवर कर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। बिल्कुल, सर्विस डिलीवरी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि हर डिपार्टमेंट को लगाया। उन्होंने जो फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के 80 लाख बेनिफिशियरी थे, उनको लिया और कहा कि इनको रजिस्टर करो। और गवर्नमेंट ने वेव ऑफ किया इनकम सर्टिफिकेट, बहुत सी महिलाओं को वेव ऑफ किया गया, भाई उनको इनकम के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो इसका इंपॉर्टेंस जो आपने कहा ये बहुत है, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो महाराष्ट्र के चुनाव की तस्वीर अभी धीरे धीरे साफ होगी, क्योंकि अभी प्रत्याशियों की सूची आना शुरू हुई है। अभी गठबंधन के भीतर कुछ सीटों को लेके बातचीत जारी है, समझौते होने बाकी हैं। तो हम लोग बहुत जल्दी महाराष्ट्र चुनाव में क्या डेवलपमेंट है इसको लेके फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी और दत्तांश को फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।